भारत, गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है भाग 22, प्रकृति पर विजय 2। अगर महालनोबिस भारतीय योजना के मुख्य तकनीकीविद थे तो नेहरू इसके मुख्य सेनापति थे। प्रधानमंत्री की राय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योजना का महत्व अर्थशास्त्र के अतिवादी सिद्धांत से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा इसका महत्व राजनीति के हिसाब से भी अच्छा था। योजना अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी विदों के कार्यों पर आधारित थी ताकि उस उद्देश्य को महसूस किया जा सके जो कि इस विशाल उद्यम में लोगों को भागीदार और अगले लक्ष्यों के प्रति सहभागी होने का एहसास हो सके, जो उन्होंने और हमने अपने सामने रखा है। उनकी राय में आम लोगों की भागीदारी ही एकमात्र रास्ता थी जो कागज पर तैयार इस योजना को थोड़ा सजीव, महत्वपूर्ण और गतिशील बना सके और जो लोगों की आकांक्षाओं को अपने में समाहित कर सके। इस तरह योजना भारत के सभी लोगों की वृहद सहयोगात्मक कोशिश थी। नेहरू ने उम्मीद जाहिर की कि नई परियोजनाएं लोगों में जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्रवाद की भावना को दूर करने में सहायक होंगी। अपने मुख्यमंत्रियों को पहली योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि जितना ही हम पूरे भारत की एक संतुलित तस्वीर के बारे में और इसके क्रियाकलापों के बहुत सारे अन्य पक्षों के बारे में सोचते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उतना ही हम प्रांतवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद और अन्य दूसरी बाधाओं और विध्वंसक प्रवृत्तियों की राह से अपने को दूर होता हुआ पाते हैं। दूसरी योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे भविष्य का खाका खींचने की दिशा में एक बहादुर प्रयास है, जिसके लिए हमें अपनी समस्त ऊर्जा और ताकत के साथ काम करना होगा। उनकी राय में यही वो एकमात्र रास्ता है जिसकी बदौलत हम अलगाववाद, प्रांतवाद और संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष की बात करते हुए नेहरू ने दो बातों पर खास जोर दिया जो हमारी योजना का ज़रूरी आधार तैयार कर सकती हैं। वे दो बातें थीं, बिजली और इस्पात का उत्पादन। आज़ादी के वक्त भारत में दो ही इस्पात के कारखाने थे जो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होते थे और उनमें महज 10 लाख टन से कुछ ही ज़्यादा इस्पात का उत्पादन होता था। यह उत्पादन एक फैलती हुई अर्थव्यवस्था के लिए अपर्याप्त था, खासकर उस अर्थव्यवस्था के लिए जिसने भारी उद्योगों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। निजी क्षेत्र को इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में आने से मना कर दिया गया था। इसे कोयला, जहाज निर्माण, परमाणु ऊर्जा और हवाई जहाज के निर्माण की तरह ही मुनाफा कमाने लायक उद्योग नहीं समझा गया था। भारत का वन क्षेत्र जो देश के केंद्रीय हिस्सों में स्थित था, वहाँ लौह अयस्क और कोयला भरपूर मात्रा में पाए जाते थे और वहाँ कई नदियाँ भी बहती थीं। इसके बाद तो उन इलाकों में पड़ने वाले राज्यों में होड़ लग गई कि वे अपने यहाँ पहली सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना स्थापित करवाएं। उसी तरह की होड़ पश्चिम के औद्योगिक देशों में भी मच गई जो चाहते थे इस तरह की पहली परियोजना स्थापित करने का ठेका उन्हें ही मिले। दूसरी योजना में 60 लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इसमें से तैयार होकर निकला इस्पात दूसरे योजनागत उद्योगों को मदद के लिए जरूरी था, लेकिन यह स्टील की जबरन बचत को प्रोत्साहन देने का भी एक तरीका था। जैसे कि एक अर्थशास्त्री ने उस जमाने का चर्चित बयान दिया कि आप इस्पात को भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब दूसरी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था तो उसी वक्त भारत सरकार ने 3 अलग अलग इस्पात कारखानों के निर्माण का समझौता किया। उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, मध्य प्रदेश के भिलाई में रूस के सहयोग से और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इंग्लैंड के सहयोग से इस्पात कारखाना स्थापित किया जाना था। इस समझौते से अमेरिकियों को काफ़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि उन्हें कोई भी अनुबंध नहीं मिल पाया। अमेरिका के लिए दुखद बात यह थी कि यूरोप के युद्ध ध्वस्त 2 देशों ने 2 अनुबंध हासिल कर लिए थे
और उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदी ने भी अनुबंध हासिल एक अनुबंध हासिल कर लिया था। कई सालों के बाद एक अमेरिकी मित्र ने याद करते हुए कहा कि जब भिलाई इस्पात संयंत्र का अनुबंध रूसियों को मिल गया तो किसी तरह से रेडियो पर इंडमारो नाम से एक प्रस्तुतकर्ता ने इसे दुखी आवाज़ और अविश्वसनीय रूप से व्यक्त किया था। जाहिर सी बात है, रूसी इससे बहुत खुश थे। निकिता क्रुश्चेव ने भिलाई का दौरा किया और इसे भारत का मैग्निटोगोरस्क बताया। प्राब्दा ने इस पर शानदार फोटो फीचर प्रकाशित किया और भिलाई को भारत सोवियत सहयोग का प्रतीक बताया। भारतीय भी काफ़ी उत्साहित थे। एक बंगाली केमिस्ट जिसने भिलाई में काम किया था ने याद करते हुए कहा, किस तरह कई सालों तक काम करते हुए रूसी कार्य प्रमुख उसका अंतरंग मित्र बन गया था। जब विदेशी विशेषज्ञों के जाने का वक्त आया तो वह हिंदुस्तानी अपने आंसू नहीं रोक पाया। वह रूसी फिर भी संयत था, लेकिन उसकी पत्नी आंसू नहीं रोक पाई। उस दुखी बंगाली के लिए वे आंसू बोलगा नदी की बूंद से कम नहीं थे, जो हमारी गंगा में मिल गए थे और जिसने हमारे भाईचारे और कभी न खत्म होने लायक दोस्ती को मजबूत कर दिया। भिलाई में भारतीय और रूसियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। उन्होंने ज़मीन को साफ किया, सड़कें और मकान बनाए, इस्पात कारखाने को खड़ा किया। जिन लोगों ने उस परियोजना में काम किया था उन्होंने उसे बहुत ही भावुक होकर याद किया। इसे याद करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि यह बिना किसी अफरा तफरी के एक जुनून भरा काम था। यह एक योजना के साथ गतिशीलता का काम था। इसका निर्माण करने वाला दल इस कारखाने को बनाकर गर्व और संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। इसको संचालित करने वाला दल इसे पूर्ण क्षमता के साथ चलाने के लिए व्यग्र था। हम सभी एक भविष्य के निर्माण में लगे हुए थे, एक ऐसा भविष्य जिसे कोई देख सकता था न कोई छू सकता था, एक ऐसा भविष्य जिसे कोई देख सकता था, छू सकता था और महसूस भी कर सकता था। आखिरकार फरवरी 1959 में भारत के राष्ट्रपति की आंखों के सामने पहली बार भिलाई इस्पात संयंत्र से पिघला हुआ लोहा निकला। उस दृश्य को देखकर सभी जश्न मना रहे थे और सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने उसे अपनी ज़िंदगी के सबसे उत्साहजनक क्षण करार दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय इस्पात उद्योग को एक ही समय एक तकनीकी विद्यालय और दूसरे अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रेरक के रूप में परिभाषित किया। हकीकत में इसका महत्व इससे भी कहीं ज़्यादा था। इस्पात संयंत्र उस मान्यता को खारिज कर रहा था कि भारत के लोग अनुत्पादक और पूर्व वैज्ञानिक युग से ताल्लुक़ रखते हैं, या यूं कहें कि वे पिछड़े हुए हैं। भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण के इतिहास में नदियों पर बने बड़े बड़े बांधों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरफ ये बांध मानसून के चंगुल से कृषि को उबारने वाले थे, तो दूसरी तरफ वे उद्योगों के लिए बिजली मुहैया कराने वाले थे, जिसे पंचवर्षीय योजना के तहत तवज्जो दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू इन बांधों को देखकर काफ़ी अभिभूत थे, जिसे उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उन्हीं की तरह उनके देशवासियों ने भी इसी तरह की भावनाओं का इजहार किया, जो इस तरह के कंक्रीट और मिट्टी के बने विशालकाय नए निर्माण कार्यों को देखकर अभिभूत थे। भारतीय बुद्धिजीवी टेनेसी घाटी प्राधिकरण से काफ़ी प्रभावित थे, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के न्यू डील की तरह बनाई गई एक संयुक्त परियोजना थी, लेकिन वे सोवियत संघ में बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजनाओं से भी खासे प्रभावित थे। सन 40 के दशक में जब आज़ादी की संभावना जगने लगी थी तो कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अमेरिका और रूस का दौरा किया था ताकि वे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें कि बांध कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उससे वे खासे प्रभावित हुए थे। लौह आवरण अर्थात सोवियत संघ में के दोनों तरफ इन परियोजनाओं ने राजनीति निहित स्थानीय प्रशासन और शक्ति, अनभिज्ञता,
अंधविश्वास और पिछड़ेपन के ऊपर विज्ञान, तकनीक, दूरदर्शिता और एक केंद्रीकृत सरकार की विजय को बखूबी दर्शाया था। हकीकत में वे तार्किकता और ताकत की बदौलत किसी देश के बचाव को दर्शा रहे थे। उत्तरी अमेरिका और रूस की तरह ही भारतीय उपमहाद्वीप में भी कई बड़ी नदियां थीं। इन पर बांध बनाने और इन नदियों को काबू में करने से एक ही साथ कई उद्देश्य पूरे हो रहे थे। बिजली का उत्पादन, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था और बाढ़ पर नियंत्रण, ये तीनों ही काम इससे पूरे होते थे। सन 1953 के मानसून में गोदावरी नदी में भयानक बाढ़ आने के बाद एक इंजीनियर ने एक अग्रणी नेता को लिखा कि इस नदी में आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने की काफ़ी संभावना छुपी हुई है। इस साल बाढ़ में हुई तबाही ने ये साबित कर दिया है कि अगर इसके जल को आम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह लोगों के लिए भारी खतरा बन जाएगी। अगर सही तरीके से इसके पानी को संरक्षित किया जाए तो बाढ़ का ये पानी गोदावरी बेसिन में रहने वाले सभी लोगों की जल की आवश्यकता को पूर्त करने में सक्षम होगा और फिर भी इसमें इतना पानी बच जाएगा कि अगर इसे कृष्णा नदी के साथ जोड़ दिया जाए तो मद्रास और उससे भी दक्षिण तक लोगों की सिंचाई और बिजली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए इसे कृष्णा के साथ जोड़कर इसके अधिकतम दोहन की पूरी कोशिश की जानी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की बाधा या देरी नहीं की जानी चाहिए। यहाँ विकास परियोजनाओं को प्रेरित करता हुआ एक तकनीकी विशेषज्ञ पहले से ही विकास के रंग में रंगे नेता को सलाह दे रहा था, क्योंकि गोदावरी पर तब तक बांध नहीं बना था, लेकिन उस समय तक अधिकांश नदियाँ मनुष्यों के काबू में आ चुकी थीं। जिन नदियों पर विशाल बांध बनाए जा रहे थे वे थीं महानदी, रिहंद, तुंगभद्रा, दामोदर और सतलुज। सन 1950 के दशक के मध्य में राजनीति विज्ञानी हेनरी हार्ट ने नए भारत की नदियाँ के रूपांतरण का एक संगीतमय विवरण लिखा था। हार्ट के मुताबिक ये परियोजनाएं नए भारत के लिए महान निर्माण कार्य थे। झुंड के झुंड तादाद में देश के लोग तीर्थयात्रियों की तरह इन परियोजनाओं के तहत बन रहे बिजली घरों, नहरों और बांधों को देखने के लिए आते। उनकी किताब में खासकर उस समय तुंगभद्रा में बन रहे बांध का शानदार विवरण लिखा है। जब बांध बनकर तैयार हो गया तो इसमें 3 करोड़ 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। इसे 40,000 क्यूबिक फीट प्रतिदिन की दर से 5 साल तक बनाया जाता रहा। इतनी बड़ी मात्रा को सिर्फ दूसरे उदाहरणों द्वारा ही समझाया जा सकता था। हार्ट ने लिखा कि तुंगभद्रा बांध में इस्तेमाल किए गए कंक्रीट और पत्थरों की कल्पना कीजिए। अगर इसे 20 फीट चौड़ी और 6 इंच मोटी हाईवे बनाने में इस्तेमाल किया जाता तो लखनऊ से कलकत्ता या फिर बम्बई से मद्रास तक की सड़क बनकर तैयार हो जाती। इसमें कोई शक नहीं कि इन सारी परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण पंजाब में बनने वाली भाखड़ा नंगल परियोजना थी। एक बार फिर इसकी विशालता आंकड़ों से ही बेहतरीन तरीके से व्यक्त की जा सकती है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई 680 मीटर थी और यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध था। ऊंचाई में सिर्फ कोलोरेडो नदी पर बना बांध ग्रांड कोली ही इससे ज़्यादा ऊंचा था। इस बांध को बनाने में जितना कंक्रीट और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ वह करीब 50 करोड़ क्यूबिक फीट के बराबर था, जो कि मिस्र के 7 महान पिरामिडों में लगी सामग्रियों के दोगुने से भी ज़्यादा था। इस परियोजना से करीब 10 लाख किलोवाट बिजली पैदा होने वाली थी, जबकि इसके जलाशय में जमा पानी से करीब 74 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होने वाली थी। ये पानी नहरों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाने वाला था, जिसके लिए करीब 3 करोड़ क्यूबिक गज पत्थर और मिट्टी हटाई जानी थी। यह परियोजना एक तरह से पश्चिमी पंजाब के शरणार्थी किसानों को एक प्रकार की क्षतिपूर्ति थी, जो अपने पीछे सरहद के उस पार कनेल कॉलोनियों की उपजाऊ जमीन छोड़कर आए थे। इन किसानों में जो अधिकतर सिख थे
अपने जीवन काल में ही वो समृद्धि फिर से हासिल कर लेने का एक शहीदाना जुनून था जिससे उन्हें बड़ी क्रूरतापूर्वक वंचित कर दिया गया था। भाखड़ा नंगल ने उन्हें वो जमीन और संसाधन मुहैया करवाया जिससे वे फिर से अपने भविष्य को संवार सकते थे और फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकते थे। वास्तव में उन्हें इससे ज़्यादा ही कुछ हासिल हुआ क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाओं के अलावा बिजली की सुविधा भी हासिल हो गई जिससे पहली बार वे अपने औद्योगिक भविष्य की राह पर कदम रख सकते थे। इंडियन जर्नल ऑफ पावर एंड रिवर वैली डेवलपमेंट में भाखड़ा नंगल परियोजना के विवरणों को विस्तार से प्रकाशित किया गया। उस अंक की शुरुआत में 4 शानदार तस्वीरों को प्रकाशित किया गया। पहली तस्वीर में काम के शुरू होने से पहले के घने जंगली इलाके को दिखाया गया। इसकी कैप्शन थी, अपने पूर्व भव्य रूप के साथ भाखड़ा में सतलुज नदी का दृश्य, यह जगह पहले ऐसी थी। दूसरी तस्वीर में पानी में एक क्रेन की तरह की भीमकाय मशीन दिखाई गई और एक पुल की आकृति थी जो नदी के दोनों तरफ की नुकीली चट्टानों को जोड़ती थी। इस तस्वीर की कैप्शन दी गई, मशीनों के सहारे से नदी के पाट में अन्वेषणकारी खुदाई, पहला आक्रमण। तीसरी तस्वीर गर्मी के मौसम में ली गई थी जिसमें पहाड़ियों के किनारे दिखते थे जो अब बिल्कुल सपाट थे और नदी के पाट में जहाँ तहाँ ट्रक और बुलडोजर खड़े थे। इसकी कैप्शन थी, बांध का निर्माण शुरू, मानव ने प्रकृति को बदलने की नींव रखी। आखिरी तस्वीर में बांध की ऊंचाई बड़े बड़े विशालकाय मशीनों की सहायता से बढ़नी शुरू हो गई थी। ये ऐसी मशीनें थीं जिन्हें भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसकी कैप्शन थी, भारी मशीनों द्वारा गड्ढे की खुदाई, प्रकृति के साथ संघर्ष। एक को छोड़कर भाखड़ा में काम करने वाली सभी महिला और पुरुष भारतीय थे। वह इकलौता गैर भारतीय एक अमेरिकी हार्वे स्लोकम था। हार्वे को बहुत कम औपचारिक शिक्षा मिली थी और एक इस्पात संयंत्र में मजदूर के तौर पर नौकरी शुरू की। वह ग्रांड कोली बांध में अधीक्षण अभियंता के पद तक पहुंचा था। सन 1952 में हार्वे स्लोकम चीफ इंजीनियर के पद पर भाखड़ा परियोजना में शामिल हुआ और उसने अपने काम करने के खास तरीके की यहाँ छाप छोड़ी। सभी स्तर के अफसरों और श्रमिकों का यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया। स्लोकम खुद भी कार्यस्थल पर ठीक 8 बजे सुबह पहुंच जाता था और देर शाम को ही वापस लौटता था। वह एक कठोर अनुशासनवादी था और अपने आसपास किसी भी तरह की अक्षमता और ढीलेपन को बर्दाश्त नहीं करता था। एक बार जब टेलीफोन का तंत्र खराब हो गया तो उसने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया कि स्लोकम नहीं बल्कि ईश्वर ही भाखड़ा बांध को सही समय पर बना सकता है। जुलाई 1954 के पहले सप्ताह में नेहरू ने औपचारिक रूप से बांध का उद्घाटन करने के लिए भाखड़ा का दौरा किया। जैसे ही उन्होंने बिजली घर का बटन दबाया, भारतीय वायुसेना के डकोटा विमानों ने आसमान में उड़ान भरी। उसके बाद उन्होंने बांध का सुलीस गेट, बांध से पानी निकलने का कृत्रिम रास्ता, उसको खोला। पानी को अपनी तरफ आता देख धारा के किनारे पड़ने वाले गांवों के लोगों ने अपने घर में तैयार की हुई सैकड़ों आतिशबाजियां छोड़ी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा था कि बांध पूरा होने के जश्न में 150 मील तक आतिशबाजियां छूटती रहीं। ये आतिशबाजियां उस महान नहर और उसकी शाखा नहर के किनारे बसे गांवों में पानी पहुंचने से बहुत पहले से राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे तक के गांवों में एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया की तरह छूटती रहीं। भारत को औद्योगिकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तकनीक और तकनीकी विशेषज्ञों की अहम भूमिका होने वाली थी। कैम्ब्रिज में अपने छात्र जीवन से ही जवाहरलाल नेहरू आधुनिक विज्ञान के चमत्कारों से अभिभूत थे। उन्होंने लिखा कि विज्ञान इस युग की मूल भावना है और आधुनिक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेहरू चाहते थे कि जिस बात को वे वैज्ञानिक मिजाज कहते हैं उसे राजनीति सहित मानव गतिविधियों के हर एक क्षेत्र की अभिवृद्धि करनी चाहिए।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत जैसे एक अविकसित देश में विज्ञान को आर्थिक प्रगति का मूल आधार होना चाहिए। यहाँ के वैज्ञानिकों को उत्पादकता और गरीबी हटाने के प्रति अपने कार्यों को समर्पित करना चाहिए। आज़ादी मिलने के वक्त में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का महज 0.1% ही वैज्ञानिक शोध कार्यों में खर्च किया जाता था। एक दशक के अंदर ही यह आंकड़ा 0.5% और बाद में 1% को पार कर गया। नेहरू के सक्रिय निर्देशन में आधुनिक शोध प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला स्थापित की गई। फ्रांसीसी मॉडल के आधार पर इन्हें मौजूदा विश्वविद्यालयों से अलग स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अधीन करीब 2 दर्जन स्वतंत्र संस्थानों की स्थापना की गई। यहाँ काम करने का एक मजबूत काम चलाऊ एजेंडा बनाया गया। इन प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को भारतीयों के लिए नए उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, न कि विदेशी जर्नलों में अपना एकेडमिक शोधपत्र प्रकाशित करने के लिए। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसे नेहरू ने शुरू से ही लगातार संरक्षित और प्रोत्साहित किया था, वे थे कैम्ब्रिज में पढ़े भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना और उसका निर्देशन किया। इसमें पहला था बम्बई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका काम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आधारभूत शोध को बढ़ावा देना था। इसमें विश्व स्तर के गणित और भौतिकी के विभाग स्थापित किए गए और इसमें भारत का पहला मानव निर्मित कंप्यूटर रखा गया था। दूसरा संस्थान जिसकी स्थापना भाभा ने की वो था परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसका काम भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन करना था। सरकार ने इन संस्थानों की काफ़ी आर्थिक मदद की। सन 1964 में सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का सालाना बजट आवंटित किया। उस दरमियान कई सारे नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना भी की गई। इनमें इंजीनियरिंग के अग्रणी संस्थान IIT अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल थे, जिनमें से 5 की स्थापना तो 1954 से 1964 के बीच ही हो गई थी। नई प्रयोगशालाओं की तरह ही नए कॉलेजों की स्थापना भी स्वदेशी तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से की गई। नेहरू और भाभा दोनों ही इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि पश्चिमी देशों पर भारत की तकनीकी निर्भरता और वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी को कम से कम किया जाए। उनकी राय में अगर कोई उपकरण विदेश से मंगाया जाता है तो सिर्फ वह उपकरण ही हासिल हो पाता है, लेकिन अगर इसे खुद से बना लिया जाए तो उसके साथ ही उसे बनाने में विशेषज्ञता भी हासिल हो जाती है। औद्योगिकरण के पक्ष में भारतीय योजना के झुकाव को कई ऐसे कार्यक्रमों द्वारा संतुलित करने की कोशिश की गई जो कृषि उत्थान को लेकर बनाए गए थे। 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने सामुदायिक विकास योजना की एक श्रृंखला की शुरुआत की, जिसका प्रसारण रेडियो पर भी किया गया। पूरे देश में 55 कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसका खर्च भारत और अमेरिका की सरकारों ने मिलकर उठाया था। सामुदायिक विकास द्वारा जिन योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना था उनमें सड़क और कुओं का निर्माण, पशु कल्याण और खेती के उन्नत तौर तरीके शामिल थे। इस परियोजना की शुरुआत मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और कमिश्नरों द्वारा की गई। इन महानुभावों ने मिट्टी खोदकर सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया और स्कूलों और अस्पतालों का शिलान्यास किया। दिल्ली से 12 मील दूर करनाल रोड पर अलीपुर गांव में जवाहरलाल नेहरू ने सड़क बनाने के लिए जमीन खोदकर इसकी शुरुआत की। उत्साह और जोश के साथ उन्होंने अपना जैकेट उतारा और काम में लग गए। उनके साथ ही अमेरिकी राजदूत ने भी कुछ टोकरी मिट्टी उठाई। हालांकि वहां मौजूद सारे लोग उनके जैसे सक्रिय नहीं थे। जब बढ़िया कपड़े पहने हुए एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री की नकल करनी चाही तो गांव वाले चिल्लाए, सर पर
इसका मतलब था, अरे बेवकूफ़, टोकरी को सर पर उठाओ, हाथ से नहीं। गांव वालों से बातचीत करते हुए नेहरू ने कहा, दूसरी जगहों पर हो रही हिंसक क्रांतियों के विपरीत सामुदायिक विकास शांतिपूर्ण तरीके से एक ग्रामीण क्रांति को जन्म देगा। लेकिन व्यवहार में इन सारी योजनाओं ने किस तरह से काम किया? उनके शुरू होने के 2 साल बाद मानव शास्त्री C.S. दुबे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही इन सामुदायिक विकास परियोजनाओं का एक अध्ययन किया। उन्होंने एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता BLW के दृष्टिकोण से इन परियोजनाओं को देखा, जिसे सरकारी महकमे ने गांव वालों तक नए विचारों को फैलाने के लिए बहाल किया था। दुबे के विवरणों से ऐसा लगता है कि इन परिवर्तन के दूतों के पास नई ऊर्जा और उद्यम जरूर था। वे सवेरे ही उठ जाते थे और दिन भर काम करते थे। उनके कार्यों में किसानों को नए बीज और नई उर्वरक के फ़ायदों के बारे में बताना शामिल था। ये तरीके खेती के नमूनों पर प्रदर्शित किए जाते थे, जहां गांव वाले BLW को वैज्ञानिक तरीकों से खेत की जुताई और बुआई करते देखते थे। अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती थीं और अलग अलग तरह की खादों का उपयोग किया जाता था। BLW ने किसानों को अपने खेतों में इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त अंग्रेजी खाद का भी वितरण किया। ऐसा लग रहा था कि यूपी के किसान इन नई तकनीकों के इस्तेमाल के प्रति विरोधाभासी रवैया प्रदर्शित कर रहे थे। यहाँ एक BLW और किसान के बीच की बातचीत का अंश प्रस्तुत किया जा रहा है। उस किसान का नाम उसके नाम के शुरुआती अक्षरों के अनुसार MS लिखा जा रहा है। BLW कह रहा है, नए बीजों के बारे में आपका क्या विचार है? MS, मैं क्या सोच सकता हूँ, अगर सरकार सोचती है कि ये अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। BLW, क्या आप मानते हैं कि यह स्थानीय बीज से अच्छा है? MS, हाँ, इसमें बीमारियों से लड़ने की बेहतर क्षमता है। ये कोहरा और बरसात भी बर्दाश्त कर सकता है और बाज़ार में इसकी काफ़ी मांग है। BLW, और पैदावार कैसी होती है? MS, मैं नहीं बता सकता। कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा पैदावार होती है, जबकि कुछ कहते हैं कम होती है। BLW, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वाद में अच्छा नहीं होता। MS, हाँ, वे सही कहते हैं, इसका स्वाद उनके आधे के बराबर भी नहीं होता। अगर गर्मा गर्म रोटी खाई जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इसे 1 आध घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो यह चमड़े की तरह कड़ी हो जाती है। इसका स्वाद अच्छा नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर हम यह गेहूँ खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा, BLW कह रहा है, आपका अनुभव क्या है? MS, आजकल बहुत सारे लोग पाचन की समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे बच्चों को सर्दी और जुकाम हो गया। शायद ऐसा नए बीज और गन्ने की वजह से हुआ है। ऐसा हो भी सकता है कि युद्धों की वजह से हवा प्रदूषित हो गई हो। अच्छा, BLW कहता है, और नई खाद के बारे में आपकी क्या राय है? MS, उनकी उपज में बढ़ोतरी होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद वे जमीन की उत्पादकता और अनाज की क्षमता को प्रभावित करते हैं। नए बीजों और उर्वरकों के प्रति भारतीय किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन उन सभी ने सिंचाई व्यवस्था का एक साथ स्वागत किया। जिस समय S.C. दुबे ने यूपी में सामुदायिक विकास पर अध्ययन कर रहे थे, उसी समय एक ब्रिटिश मानवशास्त्री स्कारलेट एप्सिटन दक्षिणी मैसूर के बांग्ला गांव में रहे थे, जो हाल ही में नहर सिंचाई प्रणाली से लाभान्वित हुआ था। जब तक सिंचाई की व्यवस्था वहां नहीं पहुंची थी, तब तक वह गांव दक्कन के किसी आम गांव की तरह ही था, जो अपनी ज़रूरतों के लिए मोटा अनाज उगाता था। लेकिन सिंचाई सुविधाओं के आगमन के साथ ही लोग धान और गन्ने जैसी नई फसलें उगाने लगे। इन फसलों को अच्छे दामों पर गांव से बाहर बेचा जाता था। धान से खर्च काटकर प्रति एकड़ 136 रुपये का मुनाफा होता था, जबकि गन्ने से 980 रुपये प्रति एकड़ तक का मुनाफा होता था। स्थानीय अर्थव्यवस्था में इन परिवर्तनों ने लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन ला दिया। जब तक गांव में नहर नहीं आई थी, वांगला के लोग मोटे कपड़े पहनते थे और शायद ही कभी कभार गांव से बाहर निकलते थे। लेकिन एप्सिटन ने देखा कि अब वांगला गांव के पुरुष कमीज पहनने लगे हैं और उनमें से कई धोती भी पहनते हैं। उनकी पत्नियां अच्छी साड़ी पहनती हैं, शायद शादियों में खूब खर्च करने लगे हैं, और बांग्ला गांव के पुरुष अक्सर
मंडियां जाने लगे हैं, जहां वे कॉफ़ी शॉप और ताड़ी की दुकान पर भी जाते हैं। उनके भोजन में रागी की जगह अब चावल आ गया है। ये और दूसरे अन्य परिवर्तन भी सिंचाई सुविधाओं की वजह से ही संभव हो पाए। जैसा कि एप्सिटन ने लिखा कि अ, नहरों के पानी का आगमन उन गांवों के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। ये ऐसी घटना थी कि गांव में घटने वाली कई घटनाएं, मसलन विवाह, मृत्यु और हत्या की वारदातों को लोग नहर के आने की तिथि से याद करने लगे। निश्चित ही सिंचाई और रासायनिक खादों ने कृषि की पैदावार बढ़ा दी, लेकिन वे ग्रामीण भारत की मूलभूत समस्या, कृषि योग्य भूमि के असमान वितरण को नहीं सुलझा सकी। इसलिए भूमिहीन किसानों को उन इलाकों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां खेती नहीं की जाती थी। आज़ादी मिलने के पहले दशक में करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर लोगों को बसा दिया गया। ये जमीन उत्तर भारत के तराई इलाकों के मलेरिया ग्रस्त जंगलों, केंद्रीय भारत और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नज़दीक थीं। इन इलाकों में पहले सिर्फ आदिवासी रहते थे, जो मलेरिया से लड़ने में आनुवांशिक रूप से सक्षम थे। डीडीटी के आविष्कार के बाद अब सरकार के लिए जंगलों को साफ कर उसमें लोगों को बसाना आसान हो गया। ये जमीन प्राकृतिक रूप से उपजाऊ थी। इनमें कैल्शियम, पोटेशियम और जैविक खादों, हालांकि फॉस्फेट की यहाँ कमी थी, लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम और जैविक खादों की बहुतायत थी। लेकिन फिर भी ऐसे किसानों की कोई कमी नहीं थी जो यहाँ बसना चाहते थे। भूमिहीनता की समस्या से निजात पाने का दूसरा तरीका यह था कि बड़े जोत वाले किसानों को स्वेच्छापूर्वक कुछ जमीन छोड़ देने के लिए मनाया जाए। गांधी जी के अग्रणी शिष्य विनोबा भावे यही तरीका अपना रहे थे। सन 1951 में भावे ने उस वक्त कम्युनिस्टों के प्रभाव वाले तेलंगाना इलाके में पैदल यात्रा की। पोचमपल्ली गांव में उन्होंने वहां के जमींदार रामचंद्र रेड्डी को 100 एकड़ जमीन देने के लिए राजी कर लिया। इसने भावे को इसे देशव्यापी अभियान में बदलने को प्रेरित किया, जिसे भूदान आंदोलन कहा गया। उस संत ने पूरे देश का दौरा किया और जहाँ कहीं वे गए उन्होंने वहाँ सार्वजनिक भाषण दिया। उन्होंने करीब 50,000 मील का दौरा किया और 40 लाख एकड़ जमीन एकत्रित की। शुरू में उनके मिशन को सामुदायिक विकास की तरह ही एक बड़ी कामयाबी माना गया। उसे हिंसक क्रांति का गांधीवादी विकल्प माना गया, लेकिन बाद का आकलन उतना उत्साहजनक नहीं था। दूसरे संतों की तरह ही भावे ने बारीक विवरणों की जगह भव्य तामझाम को काफ़ी तरजीह दी। उनके आलोचकों ने कहा कि दान में दी गई ज़्यादातर ज़मीन भूमिहीनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाई और कई सालों के बाद धीरे धीरे उसे उसके मूल मालिकों को ही लौटा दिया गया। इसके अलावा भूदान में जो ज़्यादातर ज़मीन दी गई थी वह रेतीली और पथरीली थी, जो खेती करने लायक नहीं थी। कई जगहों पर इससे संभावित लाभकर्ताओं को उस जमीन पर काम भी करना पड़ा जिसे उन्हें बांटा जाना था। कुल मिलाकर भूदान आंदोलन को एक भव्य नाकामयाबी ही कहा जा सकता है। भूमि के असमान वितरण को दूर करने का एक तीसरा तरीका राज्य की ताकत का इस्तेमाल करना भी था। भूमि सुधार कांग्रेस के एजेंडे पर काफ़ी समय से था। आज़ादी मिलने के बाद कई राज्यों ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, जो कि अंग्रेजी शासन के अधीन अनुपस्थित जमींदारों को भी मालिकाना हक की सुविधा प्रदान करती थी। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन ने जमीन के बड़े हिस्से को जमींदारों के चंगुल से मुक्त कर दिया था, जिसे पुनर्वितरित किया जा सकता था। इसके अलावा इसने रैयत को कई तरह के उपकरों और किरायों से भी मुक्त कर दिया था, जो जमींदार पहले उससे वसूल करता था। जमींदारी प्रथा के खात्मे के बाद राज्य ने रैयतों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया। इन जातियों में आमतौर पर ज़्यादातर लोग मध्यवर्ती जातियों से आते थे, लेकिन इससे निचली जाति के बटाईदारों और मजदूरों के विशाल वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी भलाई भूमि सुधार के दूसरे चरण से ही संभव हो सकती थी, जहां एक तय सीमा से ज़्यादा जमीन रखने पर सीलिंग अर्थात पाबंदी लगा दी जाती
और अतिरिक्त जमीन भूमिहीनों में बांट दी जाती। यह एक ऐसा काम था जिसे सरकार करने में अक्षम थी या फिर अनिच्छुक थी। योजनागत विकास के एक दशक बीत जाने के बाद भी लोगों के बीच जमीन का वितरण काफ़ी असमान बना रहा और जोतों की पूर्ण संख्या और उन जोतों के संयुक्त क्रियान्वयन क्षेत्र में काफ़ी अंतराल बना रहा। अगर हम 4 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसान को लघु और सीमांत किसान के रूप में, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन रखने वाले किसान को मध्यम और बड़े किसान के रूप में परिभाषित करें तो ऐसा पाते हैं कि भू स्वामित्व की असमानता में थोड़ी सी कमी होगी और लघु और सीमांत किसानों की तादाद 3.6% से 3.6% की कमी होगी, जबकि उनके स्वामित्व के अधीन आने वाली जमीन के क्षेत्रफल में 4.6% की बढ़ोतरी हो जाएगी। नेहरू महालनोबिस प्लान ने भारी उद्योगों, राज्य के नियंत्रण और आखिरकार निजी क्षेत्र के लिए एक सहायक भूमिका पर जोर दिया। इस तर्क के पीछे एक व्यापक आम सहमति थी और ऐसा महज भारत में ही नहीं था। एक जटिल आधुनिक अर्थव्यवस्था में राज्य को एक नियंत्रणकारी ऊंचाई हासिल करनी थी। इस बात पर पूरी दुनिया की सरकारें और विचार सहमत थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्देश्यकारी सरकारी हस्तक्षेप ने देश की अर्थव्यवस्था को महान मंदी के खतरे से बाहर निकाला था। इंग्लैंड में 1945 में सत्ता में आई लेबर सरकार ने केनेसियन अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लागू कर दिया था। सोवियत संघ की हाल की उपलब्धियों को देखते हुए आर्थिक परिवर्तन में राज्य की सकारात्मक भूमिका को भी सभी जगह स्वीकारा गया था। पहले विश्व युद्ध के वक्त रूस एक पिछड़ा हुआ खेतिहर मुल्क था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय वह एक औद्योगिक शक्ति में तब्दील हो चुका था। खासकर जर्मनी के खिलाफ इसकी सैन्य विजय बहुत प्रभावशाली थी, जिसका एक लंबा तकनीकी और औद्योगिक विकास का इतिहास रहा था। पश्चिमी लोकतंत्र के लिए सोवियत संघ की तरक्की ने आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को बखूबी रेखांकित किया। हालांकि कुछ लोग इस विचार से अलग भी राय दे रहे थे। पश्चिम में एक फ्रेडरिक हॉयक नाम के अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों में राज्यों को हस्तक्षेप न करने की वकालत की थी। हालांकि उनके विचार को संदेह की दृष्टि से देखा गया था और कई बार तिरस्कार से भी, यहाँ तक कि उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग में जगह नहीं दी गई और उन्हें कमेटी ऑफ सोशल थॉट में भेज दिया गया। भारत में ऐसे ही एक अर्थशास्त्री B.R. शेनॉय थे, जो उस विशेषज्ञों की कमेटी में एकमात्र अर्थशास्त्री थे जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मूल बातों के साथ अपनी असहमति जताई थी। जैसा कि एक टीकाकार ने लिखा, ऐसा लगता था कि शेनॉय मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के प्रति इस कदर प्रतिबद्ध थे कि कुछ कारोबारी तबकों को छोड़कर किसी ने भी उनकी आलोचना को गंभीरता से नहीं लिया। सच्चाई तो यह थी कि शेनॉय का विश्वास मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों से भी कहीं आगे का था। जहां उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रीयकरण के विस्तार का विरोध किया, तो दूसरी तरफ योजना की यह कहकर आलोचना की कि यह एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। उनकी राय में इस योजना ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बचत दर की बुरी तरह अनदेखी की है। उनकी राय में वित्त की कमी की पूर्ति घाटे के बजट द्वारा की जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति बुरी तरह बढ़ जाएगी। दूसरे व्यक्ति जो इस विचार से असहमति रखते थे वे थे शिकागो के अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन। सरकार के आमंत्रण पर सन 1955 में भारत की यात्रा करते हुए उन्होंने महालनोबिस मॉडल के उद्देश्यों पर एक नोट लिखा। उनकी राय में यह योजना मानव संसाधन विकास पर जोर देने के बजाय गणितीय ज़्यादा थी और पूंजी परिणाम अनुपात से ग्रस्त थी। उन्होंने 2 अतिवादी बातों के आधार पर औद्योगिक नीति पर जोर देने की आलोचना की। ये बातें थीं, बड़े कारखानों को प्रोत्साहन देने जिनमें बहुत कम श्रम लगता था, और दूसरा कुटीर उद्योग जिनमें बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत थी। उनकी राय में एक विकासशील देश की आर्थिक नीति का मूल आधार यह होना चाहिए कि धीरे धीरे और बेहतर तरीके से वह अपने मौद्रिक ढांचे का विस्तार करे, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अवसरों का फैलाव करे, सिर्फ उत्पादों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के परिवहन और संचार के लिए सुविधाओं को भी
बेहतर करे और एक ऐसा माहौल बनाए जो किसानों, व्यापारियों और कारोबारियों को प्रोत्साहन और ऊर्जा प्रदान कर सके। फ्रीडमैन से अलग एक युवा भारतीय अर्थशास्त्री ने इस आलोचना के एक पक्ष पर ध्यान दिया और वो थी शिक्षा की उपेक्षा। संविधान के हिसाब से बच्चों को 14 साल की उम्र तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी था, लेकिन बी.वी. कृष्णमूर्ति नाम के इस अर्थशास्त्री ने लिखा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना तक शिक्षा पर बकवासजनक तरीके से कम पैसा खर्च किया गया। उन्होंने शिक्षा के मद में धन आवंटन में खासी बढ़ोतरी की मांग और भारी उद्योगों के मद में खर्च को उचित तरीके से कम कर संतुलित करने की मांग की। उन्होंने जिन बारीकियों की ओर ध्यान दिलाया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने स्कूल शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें अच्छा वेतन, स्कूल की अच्छी इमारत और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाने की मांग की। कृष्णमूर्ति ने तर्क दिया, आम जनता को बेशक एक दूरगामी फायदे की चीज़ साबित हो, लेकिन इसका व्यापक असर होगा। इससे तीव्र विकास करने का सरकार पर बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि एक तय समय सीमा में हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों की अज्ञानता और उनकी जड़ता दूर हो जाएगी और उपलब्ध अवसरों द्वारा अपना भौतिक विकास करने की इच्छा उनमें स्वतः जागृत हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बेरोजगारी की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। देश के लोग उसी तरह तरक्की की राह पर अग्रसर हो जाएंगे जिस तरह इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के लोग कर रहे हैं। अगर बी.वी. कृष्णमूर्ति दिल्ली जैसे सत्ता के केंद्र में प्रोफेसर होते तो क्या हो सकता था? उनकी बात सुन भी ली जाती, लेकिन वे बम्बई के किसी कॉलेज में प्रवक्ता थे। जहाँ तक फ्रीडमैन की बात थी तो उनकी राय को उन्हीं के समान ऊंचे पद और प्रतिष्ठा वाले विदेशी विद्वानों ने खारिज कर दिया। वे उनके लिए उसी तरह थे जैसे B.R. शेनॉय भारतीय अर्थशास्त्रियों के लिए। वे मुक्त बाजार के इकलौते प्रवक्ता थे जिनकी राय को सोशल डेमोक्रेट्स और वामपंथी अर्थशास्त्रियों ने मिलकर हवा में उड़ा दिया। इस योजना की एक अलग तरह से आलोचना मार्क्सवादियों के बीच से भी आई। उनकी राय में महालनोबिस ने बाजार को थोड़ी ही नहीं बल्कि बहुत अहमियत दे दी है। उनका कहना था कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण का अभियान चलाया जाता। इसमें राज्य महज नया उद्योग ही नहीं लगाता बल्कि निजी क्षेत्र में पहले से चल रहे तमाम उद्योगों का अधिग्रहण भी कर लेता। वे चाहते थे कि श्रमिक वर्ग को योजना के कार्य में शामिल किया जाए, जैसा कि पूर्वी यूरोप के जन लोकतंत्रों में किया जा रहा था। इसके अलावा कुछ गांधीवादी भी थे जिन्होंने पर्यावरण संतुलन के आधार पर आधुनिक विकास की कुछ अपरिपक्व किस्म की आलोचनाएं प्रस्तुत की थीं। इस शुरुआती पर्यावरण आंदोलन के हरावल दस्ते में महात्मा गांधी के दो नज़दीकी शिष्य शामिल थे। इनमें से एक थे जेसी कुमारप्पा और दूसरी थी मीराबेन अर्थात मेडलिन स्लेड। 50 के दशक में वे देश की कृषि नीति की पारंपरिक और सर्वमान्य समझ पर तीखी असहमति जाहिर करते रहे। उन्होंने कहा कि सिंचाई की छोटी छोटी प्रणालियां बड़े बांधों की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली हैं। जैविक खाद जमीन की उर्वरता को बरकरार रखने का सस्ता और टिकाऊ साधन है। रासायनिक खादों की तुलना में वे जमीन को क्षति नहीं पहुंचाती और विदेशी कर्जों को बढ़ावा नहीं देती। जंगल का प्रबंधन राजस्व बढ़ोतरी के उपायों की बजाय जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से होना चाहिए। सरकार द्वारा पोषित एक ही जाति के पेड़ लगाने के बजाय प्राकृतिक बहुवन प्रणाली को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये खास आलोचनाएं प्रकृति की व्यापक समझदारी का एक हिस्सा थीं। जैसा कि मीराबेन ने सन 1949 में लिखा, आज की दुनिया की सबसे दुखद बात यह है कि शिक्षित और पैसे वाला वर्ग हमारे अस्तित्व की अहम मूलभूत चीज़ धरती माता, जानवरों और पेड़ पौधों से कट गया है, जिससे ये धरती पालती पोसती है। प्रकृति की योजना के अनुसार बनी यह दुनिया बुरी तरह से लूटी और खसोटी जा रही है। जब भी इंसान को मौका मिलता है इसी बुरी तरह तहस नहस और छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। हालांकि अपने विज्ञान और मशीनों से वह कुछ समय के लिए काफ़ी फ़ायदा बटोर लेगा, लेकिन आखिरकार वह अपने आप को तकलीफ़ ही पहुंचाएगा।
अगर हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीना है तो हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करना होगा और उसके नियमों के हिसाब से अपना जीवन विकसित करना होगा। एक आधुनिक तकनीक जिस पर गांधीवादियों को कड़ी आपत्ति थी वो थी बड़े बांधों का निर्माण। वे उन्हें खर्चीला और प्रकृति विनाशक मानते थे, लेकिन हिंदुस्तानियों को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि बड़े बांध मानव समुदाय का विनाश भी कर रहे थे। 50 के दशक की शुरुआत में बड़े बांधों द्वारा विस्थापित लोगों की तकलीफ़ों के बारे में खबर आने लगी। सन 1952 की गर्मियों में जब हीराकुंड प्राधिकरण ने उसमें डूबने वाले 150 गांवों को खाली कर देने का नोटिस जारी किया तो इसका कड़ा प्रतिरोध किया गया। उस स्थल पर मौजूद एक संवाददाता ने लिखा कि हीराकुंड द्वारा लाई गई समृद्धि का निर्माण उन लोगों के बलिदानों पर किया जाएगा जो उड़ीसा सरकार द्वारा बिना किसी मुआवजे और पुनर्वास के बेघरबार कर दिए गए हैं। 3 साल के बाद इसी तरह की तकलीफ हिमाचल प्रदेश के गांव वालों को झेलनी पड़ी, जिन्हें भाखड़ा बांध के जलाशय के लिए गांव खाली करना पड़ा। नेहरू द्वारा बिजली घर के उद्घाटन किए जाने को 1 साल बीत चुका था, फिर भी भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड और खासकर इसके पुनर्वास कमेटी के ढीले ढाले रवैये और उसकी जड़ता पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, और यहाँ तक कि इससे प्रभावित लोगों को संतुष्टजनक तरीके से मुआवजा दिए जाने और उनका पुनर्वास किए जाने जैसे आधारभूत सवालों को कि उनका कहाँ, क्यों और किस तरह पुनर्वास किया जाएगा ये भी तय नहीं किया जा सका था। उस समय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मुक्त बाजार, मानव विकास संसाधन और पर्यावरणीय संतुलन के पैरोकार आलोचक आज के संदर्भ में हमें अभिभूत कर देते हैं, लेकिन उस वक्त विरोध के ये स्वर बिखरे हुए थे और राजनीतिक रूप से कमज़ोर थे। उस समय भारी उद्योगों के आधार पर विकास और राज्य के नियंत्रण वाले विकास मॉडल पर भारी आम सहमति थी। दिलचस्प बात तो यह थी कि यह आम सहमति बुद्धिजीवियों में थी। महालनोबिस योजना पर जिन 24 आर्थिक विशेषज्ञों से राय मांगी गई थी उनमें से कम 23 ने इस पर अपनी सहमति दी थी। इस आम सहमति के पक्ष में सत्ताधारी वर्ग भी था। अपने बम्बई प्लान में अग्रणी उद्योगपतियों ने राज्य द्वारा सकारात्मक गतिविधियों की बढ़ोतरी के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री AC पाइगू के विचारों का समर्थन किया था कि निजी क्षेत्र की आज़ादी और योजनागत विकास साथ साथ चल सकते हैं। ये बड़े उद्योगपति तो इतना तक कह गए थे कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से पूंजीवाद और समाजवाद में फर्क अपना महत्व खो चुका है। कई मायनों में दोनों एक बड़े समान धरातल पर खड़े हैं और दोनों के बीच की खाई धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और इस तरह के संकेत हैं कि वे दोनों एक दूसरे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विचार में कोई भी आर्थिक संगठन प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकता या अपनी आखिरी गुणवत्ता हासिल नहीं कर सकता जब तक कि यह एक दूसरे विचारों से जुड़े हुए सिद्धांतों के उचित मिश्रण को हासिल न कर ले। भारतीय योजनागत विकास के आकर्षण और उसकी तारीफों के बारे में आखिरी निष्कर्ष एक अनाम पत्रकार ने व्यक्त किया, जो इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना की व्याख्या कर रहा था। परियोजना स्थल था बोकारो, जहां पर एक बिजली घर और एक बड़े जलाशय का निर्माण किया जा रहा था। सितंबर 1949 में उस जगह का दौरा करते हुए उस संवाददाता ने पाया कि बोकारो 2 रेतीली नदियों के मिलन स्थल के बीच एक पथरीली और बंजर जमीन पर स्थित है। वहाँ एकमात्र मानव बस्ती वहाँ के कार्यपालक अभियंता के ऑफिस की थी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग काम करते थे, और वहाँ जीवन जीने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वहाँ सिर्फ जीप से ही पहुँचा जा सकता था और अपना खाना साथ ले जाना होता था। 3.5 साल के बाद उस पत्रकार ने फिर से बोकारो का दौरा किया। प्रधानमंत्री बोकारो में बिजली घर और बांध का उद्घाटन करने वाले थे। उसने लिखा कि मैंने बिल्कुल ही अलग नज़ारा देखा। शानदार सड़क से बोकारो की यात्रा करते हुए उसने देखा कि बोकारो बिजली घर की 3 चिमनियाँ धूसर पहाड़ियों के साथ खड़ी थीं। सन 1949 में जो एक सूखी हुई नदी का पाट हुआ करती थी वो अब एक अच्छे खासे झील में तब्दील हो चुकी थी। उसके
दोनों तरफ कंक्रीट के बांध बन चुके थे। जो लोग बांध और बिजली घर में काम करते थे उनके लिए एक आधुनिक आवासीय क्षेत्र, कोलतार की सड़क, बिजली की सुविधा, हाई स्कूल, अस्पताल, शुद्ध जलापूर्ति और वे सारी सुविधाएं जुटाई जा चुकी थीं जो आधुनिक जीवन के लिए जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि जहाँ भी कहीं मैं इन महान इंजीनियरिंग के चमत्कार को देखता हूँ, मैं उत्तेजित और अभिभूत हो जाता हूँ। वे नए भारत के निर्माण और हमारी जनता को जीवन और आधार देने के जीते जागते सबूत हैं। ऐसा लगता है कि यह उत्तेजना और अभिभूत होने का एहसास अधिसंख्य के भारतीयों द्वारा भी वैसे ही महसूस किया जा रहा था। तो यह था भाग 22। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।